तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, जो कि हमारे बाल विकास का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने देखे थे बाल विकास के सिद्धांत। साथियों, इसके साथ साथ आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद हम बुद्धि की बहुआयामी या बोल सकते हैं बहुआयामी बुद्धि के बारे में देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब दोनों का 2 वीडियो बनने के बाद हम तीसरे नंबर पे इसका दोनों का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, केवल थ्योरी मिलेगा। यदि ये थ्योरी आप पढ़ते हैं, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, इसकी वजह करते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप केवल जो है नहीं देखते हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए और केवल सुनिए मेरे बातों को, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आपके पास यदि समय नहीं है तो केवल आप जो है वीडियो चालू रखिए और केवल मेरे बातों को सुनिए। सुनने भी समझ में आता है ना। अब बाकी वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, सीजीटेट निकालिए, यही चीज़ें आपको शिक्षक भर्ती में भी काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वंशानुक्रम, जिसे आनुवांशिकता भी कहा जाता है। आनुवांशिकता शब्द से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में जैव वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। कब किया गया था? 19वीं शताब्दी में। किसने किया था? जैव वैज्ञानिक डार्विन ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में अनुसंधान का आधार क्या माना गया था? पिता एवं पुत्री की लंबाई। मतलब इन्होंने जब प्रयोग किया तो पिता एवं पुत्री की लंबाई को लेकर के चला था और कुछ विशिष्ट लक्षण भी रखे हुए थे, मतलब आनुवांशिकता को पता करने के लिए। एक आपको पता होगा, अब 9वीं में पढ़ते हैं इसको या 10वीं में भी पढ़ते हैं, दोनों में है ये बायो में, कि मटर के पौधे को लेकर के भी जो है डार्विन ने एक प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर भी ये प्रयोग किया गया। यह पाया गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण जीन्स के द्वारा प्रवाहित होते हैं और इन गुणों के प्रवाहित होने की प्रक्रिया को ही आनुवांशिकता कहता है या वंशानुक्रम कहते हैं। एक वंश से दूसरे वंश में प्रवेश करना, कुछ गुण चले जाना, वही आनुवांशिकता है, यह वही वंशानुक्रम है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक इसके बारे में समझते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का बनेगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। अब बिल्कुल बने रहिए, स्किप बिल्कुल ना करें। सामान्यतः कई बार देखा गया है कि अध्यापक का पुत्र सफल अध्यापक बनता है, वैज्ञानिक का पुत्र सफल वैज्ञानिक, या एक व्यापारी का पुत्र सफल व्यापारी बन जाता है। लेकिन क्या ये सभी संभव है? नहीं, यह नियम सार्वभौमिक नहीं है। कई बार ऐसा नहीं भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वकील का बेटा वकील ही अच्छा बने, कोई ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं हम आनुवांशिकता बन रहे हैं। वृद्धि एवं विकास के क्षेत्र में आनुवांशिकता का नियम काफ़ी सीमा तक लागू होता है। किसमें? वृद्धि एवं विकास में। हम विकास के सिद्धांत के बाद इसको पढ़ रहे हैं, तो दोनों में वृद्धि एवं विकास में आनुवांशिकता का नियम काफ़ी सीमा तक लागू होता है, जिसका प्रभाव यह है कि अक्सर बच्चों के शारीरिक आकार माता पिता में मिलते जुलते होते हैं। अब कैसे मिलते जुलते हैं? आपको पता होगा कि आप जो है किसी बच्चे को देख करके उसके माता पिता के अनुमान लगा लेते हैं। उसके माता पिता, आज बहुत सारे परिवार हो, बहुत लोग हो, अब बच्चों को देखेंगे तो आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि ये फलाने का बच्चे होंगे या ये बच्चा फलाने का लड़का होगा या लड़की होंगे, है ना। वही बोला गया है कि कई बार बच्चों को देखते ही अपरिचित व्यक्ति भी अनुमान लगा लेते हैं कि उनके माता पिता कौन हैं। तो ये आनुवांशिकता ही है, उनके जीन्स के माध्यम से बच्चों में चले जाते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट माता पिता के अंगों से मिलती है। जैसे आवाज़ भी कभी मिलती है, नाक भी देखोगे तो, आँखें भी, बालों का आकार भी, रंग, चलने का तरीका, लंबाई एवं स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसे कारण आनुवांशिकता पर ही आधारित होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिल्कुल आता ही है। अपवाद के रूप में भी होता है कि जरूरी नहीं होगा ऐसा अपवाद होता है। अपवाद मतलब एकाध दुक्का, है 99% में 1%, कि छोटे कद के माता पिता के बच्चे लंबे हो जाते हैं। माँ या पिता में कोई एक गोरा या दूसरा काला होने पर ही बच्चा गोरा हो जाता है, यह अपवाद के रूप में है। और लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है, सबसे ज़्यादा आनुवांशिकता का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा है? बीमारियों के संबंध में, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, एक होता है ब्लाइंडनेस भी होता है, इत्यादि कुछ ऐसे रोग हैं जो आनुवांशिकता द्वारा एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा, छोटा सा टॉपिक मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की दर तथा गति अनुवांशिकता का ही परिणाम है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें और है जिसे मैं नहीं बता रहा हूँ, जो टॉपिक फैक्ट है जो आता है उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये रहा आपका अनुवांशिकता, तो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या क्या जाती है, क्या क्या होता है, आप देख ले होंगे कि विद्या विकास में अनुवांशिकता का प्रभाव क्या है ना, किस रूप में है, ये आप देख लिए। अब सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका वातावरण। वातावरण से बच्चे में क्या परिवर्तन आता है और वातावरण से हम क्या सीख सकते हैं, वातावरण में क्या सिखाया जा सकता है ना। वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब होता है आसपास की माहौल, है ना। जंगल झाड़ी नहीं होता वातावरण, वातावरण का मतलब होता है आसपास की माहौल। बोलते हैं ना कि अब कभी देखे होंगे कहीं पढ़ने वाले बच्चों को बोला जाता है कि वहाँ का माहौल कैसा है ना, वहाँ उसी को हम बोलते हैं वातावरण। किसी बच्चे को आप जिस वातावरण में रहने के लिए बोलोगे उसके माहौल ही वैसे रहेंगे। अब एक बच्चे को आप जो है ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ लोग केवल काम करते हैं, केवल काम करना जानते हैं, तो बच्चा काम में थोड़ा सा ध्यान देने लगेगा। या ऐसे जगह उसको ला जा कर रखिए जहाँ बच्चे केवल पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन और रात पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में जाने के लिए ध्यान देते हैं, तो वो बच्चा उसी तरफ आकर्षित होगा, उसी तरफ बनने का प्रयास करेगा। या ऐसे बच्चे को ऐसे जगह ले जाओ जहाँ चोर लोग रहते हैं, तो बच्चे चोरी करना भी सीख सकते हैं, है ना, सीख जाते हैं। या आप ऐसे जगह रखिए जहाँ लोग जो है केवल जंगलों में, जंगल झाड़ियों में औषधि का खोज करते हैं, औषधि बनाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे उसी प्रकार से बनने का प्रयास करेगा। तो ये वातावरण होता है, माहौल होता है, जिस माहौल में आप रखेंगे लगभग उसी माहौल में रहने का प्रयास होता है। लेकिन इसके भी दो पक्ष है, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बालक इस संसार में असहाय के रूप में जन्म लेते हैं एवं वातावरण उसके व्यक्तित्व को संवारता है। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है तो वह असहाय रहता है, लेकिन वातावरण उसके माहौल आसपास उसके व्यक्तित्व को संवार देता है। व्यक्तित्व मतलब उसमें जो व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उसको संवारने का प्रयास करें। इस मत के सर्वाधिक समर्थक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वाटसन एवं उनके सहयोगी रहे हैं। वाटसन ने इस संबंध में प्रयोग भी किए हैं एवं सिद्ध किया है कि वातावरण के द्वारा बालक को इच्छित स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। देखो, ये वाटसन और उनके कुछ सहयोगी का कहना है कि वातावरण के द्वारा बच्चों को इच्छित स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा, देखिए, व्यवहारिक जगत में पाए जाने वाले उदाहरणों को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिक इस मान्यता से पूरी तरह नहीं अपितु कुछ सीमा तक ही सहमत है। मतलब व्यवहारिक जगत में आसपास के माहौल को देखने के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा है जिसमें सहमत तो है लेकिन कुछ रूप में। इसका मानना है कि वातावरण के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का विकास अवश्य किया जा सकता है। यह अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए वातावरण एक अनिवार्य शर्त है, मतलब होना तय है, अनिवार्य होना है वातावरण। ऐसा क्यों? अंतर्निहित का मतलब क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो योग्यता है, जो किसी कारणवश जो है विकसित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसको उसी माहौल में यदि रख दिया जाए तो विकसित हो जाता है ना। वही तो है अंतर्निहित इच्छाएं। जैसे किसी बच्चों को टीचर बनना है, अब गांव में रह रहा है, गांव में ऐसा कोई माहौल ही नहीं मिल पा रहा है उसको कि उसकी इच्छाओं को पूरी कर सके, लेकिन ऐसा माहौल में रख दिया जाए जहां ऐसा लोग भी रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो हो सकता है उसके जो इच्छाएं हैं, योग्यता है, वो विकसित हो जाए और वो उस रूप में ढल जाए, है ना। लेकिन जो गुण बालक में अंतर्निहित नहीं है, इतनी कम मात्रा में है जिससे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में वातावरण नैसर्गिक कमियों की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए फिर बताना चाहूँगा मैं, यदि किसी बच्चे को शिक्षक बनना ही नहीं है, अब उसको शिक्षक बनना ही नहीं है, और आप उनको बोलेंगे बेटा इस माहौल, शिक्षक बनने वाला माहौल वातावरण में रख दीजिए, शिक्षक हमको बनना है, ऐसे जगह रख दिए, लेकिन उसको बनना है फोटोग्राफर, तो क्या उनकी इच्छाओं को पूरी की जा सकती है वातावरण इस माहौल के माध्यम से? नहीं भाई, उनकी वांछित उसमें अंतर्निहित इच्छाएं अलग है और उसमें कम मात्रा में है कि वो वांछित लक्ष्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो क्या वातावरण उसको ऐसा प्रदान मतलब माहौल दे सकता है?
उसको इच्छाओं को मोड़ा जा सकता है? नहीं, ऐसा मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है। लेकिन वातावरण, देखो इसके बाद देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार वातावरण व्यक्तित्व के विकास की अनिवार्य शर्त अवश्य है, परंतु वातावरण द्वारा उन्हीं शक्तियों का विकास किया जा सकता है जो अंतर्निहित हैं। जिस प्रकार से किसी बालक को स्वयं अपनी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं सिखाया जा सकता, इसी प्रकार वातावरण द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट योग्यता बालक में विकसित नहीं की जा सकती जिसका आधार उसमें अंतर्निहित ही न हो। कोई बच्चों को आप ज़बरदस्ती क्या सिखा सकते हैं, या उनकी इच्छा में जो उसकी योग्यता उसमें नहीं है, तो क्या ऐसा वातावरण देकर उसको किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, है ना। तो यदि किसी बालक की बुद्धि का स्तर अत्यंत निम्न है तो उसे महान व्यक्ति बनाना वातावरण द्वारा संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक वैज्ञानिक बनने के लिए बालक में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं खोजपूर्ण दृष्टिकोण अनिवार्य है। अब एक निम्न बुद्धि वाले बच्चा क्या ये माहौल में रह करके एक वैज्ञानिक बन सकता है? भाई उनके मन में इच्छाएं होना चाहिए। वैज्ञानिक बनने के लिए उनमें जिज्ञासा होना चाहिए, खोजपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, ढूंढने की इच्छाएं होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तभी बनेगा। आदमी इसमें नहीं है तो शायद ही वातावरण द्वारा ऐसा विकसित किया जा सकता है। तो भारतीय दर्शन के इस मत का आशय यह कदापि नहीं है कि वातावरण महत्वहीन है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार परिस्थितियां तब उतनी, देखिएगा बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है, परिस्थितियां उतनी खतरनाक नहीं होती जब अंतर्निहित योग्यताओं का अभाव में वातावरण उपलब्ध होता है, परंतु यह स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है जब अंतर्निहित योग्यता वातावरण के अभाव में विकसित नहीं हो पाती। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, यदि किसी बच्चे में इच्छा या अंतर्निहित योग्यता नहीं है तो वातावरण द्वारा विकसित नहीं हो रही है। वातावरण है लेकिन उसके मन में ऐसा योग्यता ही नहीं है जो वातावरण उसको मिल रहा है। यदि वो विकसित नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी बच्चे में इच्छित अंतर्निहित योग्यता है, इस योग्यता के होने के बावजूद यदि उसको वातावरण नहीं मिल पा रहा है तो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वातावरण मिलना चाहिए था उनको जो नहीं मिल पाया, वो दब गया, विकसित नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ज़्यादा ये स्थिति खतरनाक है। लेकिन किसी बच्चे में वो योग्यता है ही नहीं और वो वातावरण मिल रहा है और उसकी योग्यता विकसित नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरनाक नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों का मत सृष्टि की पूर्व निर्धारित संकल्पनाओं को आधार मानता है। इसके अनुसार बालक जब गर्भ में प्रवेश करता है तभी यह तय हो जाता है उसे क्या बनाना है। बिल्कुल सही बात है, है ना। भारतीय पूर्व निर्धारित यदि बोला जाए तो वैसे ही किया जाता है ना। लेकिन पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक इस विषय पर खुलकर अपना मतभेद प्रकट करते हैं एवं वातावरण को ही सर्वोपरि मानते हैं। वृद्धि एवं विकास के संबंध में वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है वृद्धि विकास के लिए वातावरण। बालक के शरीर, गामक, स्नाविक, सांवेगिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास में वातावरण अहम भूमिका निभाता है। जैसे कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चे जन्म से अपराधी नहीं होते, परंतु वातावरण इन्हें ऐसा बना देता है। यदि कोई बच्चे यदि इस माहौल में रहे, इस वातावरण में रहे, तो वो इस प्रकार से बन जाता है। एक कहानी भी सुने होंगे आप लोग, साधु और चोर वाला, है ना। सभी DED में इस कहानी को बिल्कुल सुनाते हैं। अधिनायकवादी प्रवृत्ति वाले परिवारों में बच्चे अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक, याद रखिएगा। उसी प्रकार से उनका व्यक्तित्व हिंसा से कुंठित हो जाती है। अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाओं में पला हुआ बालक सहयोग एवं सौहार्द की भावना से वंचित हो जाती है ना। तो अब देखिए, बच्चा कोई सुख सुविधाओं में है तो उनका कौन सहयोग करेगा बताइए। उनको उसके बाद तो सब चीज़ है तो उनका सहयोग करेगा ही नहीं, या सहयोग की भावना ही नहीं रहेगी, उसमें वंचित हो जाएगा। वो सहयोग क्या चीज़ है तो जानेगा ही नहीं। परिणाम स्वरूप एकांत प्रिय एवं आत्म केंद्रित हो जाता है। जो सर्व सुविधा युक्त रहते हैं वो, और इसको वैसा ही वातावरण मिल रहा है। संयुक्त परिवार के अभाव में एकल परिवार की संतानें स्वार्थी एवं संकीर्ण मानसिकता वाली हो जाती। यहाँ भी है, संयुक्त परिवार में समूह सारे लोग रहते हैं
तो वहाँ पर भी मतलब परिवारों के साथ रहना, मिल बांट के खाना, हर एक चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन एकल परिवार में खुद के लिए हर चीज़ होगा तो उनको ये स्वार्थी बना देता है, संकीर्ण मानसिकता वाले बना देता है एकल परिवार, है ना। खेतिहर मजदूरों के बच्चे सुविधा एवं वातावरण के अभाव में शिक्षित नहीं हो पाते हैं। अब बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको कौन सा वातावरण मिलेगा, तो शिक्षित नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ है, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे सामाजिक एवं आर्थिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। क्यों? एक उदाहरण देना चाहूँगा। कोई अब एक मध्यम वर्गीय के बाद जो है ना तो ज़्यादा एकदम ऊंचा क्लास पढ़ा सकता है, ना तो निम्न, वो मध्यम चीज़ें पढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा यदि चाहता है कि वो MBBS बने, और इसके मन में एक इच्छा जागृत हो सकती है क्योंकि वो मध्यम वर्गीय है, ऐसा इच्छा होती है, तो उसके मन में एक तनाव आएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी यदि मैं इस प्रकार से पढ़ना चाहूँ। तो मन में डर पैदा होगा उनका। मन में इच्छाएं जरूर होगी लेकिन मन में डर भी होगा कि मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि हम मध्यम फैमिली से आते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता जिसमें हम पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन एक निम्न फैमिली वाले बच्चे जानते हैं कि हम उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको इच्छाएं तो जागृत होगी भी, लेकिन वो इच्छा तो करेंगे नहीं क्योंकि पता है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग के पास कुछ है तो कुछ सोचते हैं, तो वो भी डर, आर्थिक तनाव में ग्रस्त रहते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन परिवारों की लड़कियां विशेषकर एक अजीबोगरीब भय से ग्रस्त रहती हैं, है ना, विशेषकर लड़कियां, जो उनके स्वाभाविक व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालती। बिल्कुल 100% सही बात है। आप खुद मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं। शारीरिक वृद्धि को भी किसी विशिष्ट स्थान का तापमान, जलवायु, समुद्र में ऊंचाई, खनिज लवणों की मात्रा इत्यादि प्रभावित करते हैं। जैसे गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों का रंग काला एवं ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का रंग गोरा होता है। आगे देखते हैं। बौद्धिक योग्यता, शारीरिक गठन, शरीर में होने वाली बीमारियां इत्यादि कुछ ऐसे घटक हैं जिनकी वृद्धि और विकास अत्यधिक मात्रा में वातावरण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये रहा, आप समझ सकते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम किस प्रकार से जो हमारे वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, वातावरण में किस प्रकार से वृद्धि विकास को प्रभावित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शारीरिक में होने वाली बीमारियाँ इत्यादि कुछ ऐसे घटक हैं जिनकी वृद्धि विकास अत्यधिक मात्रा में वातावरण पर निर्भर करता है। ये आखिरी चीज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, और नहीं देखे होंगे वीडियो मेरा बाकी चीज़ें तो देख लीजिएगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, एक चैप्टर और पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। बहुत सारा ऐसा थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।